नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं बीजगणित की शुरुआती समझ, जिसमें बीजगणित की परिभाषा, बीजीय व्यंजक की समझ, चर और अचर की पहचान, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या पहचानना, समान पद और असमान पद बीजीय व्यंजकों में पहचानना और बीजीय व्यंजक में पद के गुणांक की पहचान किस तरह की जाती है, इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम गणित की शाखा, जिसमें अंक गणित और ज्यामिति के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें से अंक गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि संख्याओं में विभिन्न संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग के द्वारा हम अंक गणित का अध्ययन करते हैं। और ज्यामिति में, या जिसे ज्योमेट्री कहते हैं, उसमें हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं। जबकि बीज गणित में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर जैसे कि ए, बी, सी, डी, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, वह कहलाती है बीज गणित। और बीज गणित में अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिख पाते हैं, या यूं कहे कि लिखने में समर्थ हो पाते हैं। अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की बात ना करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अक्षर जो है वो संख्याओं के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं और संख्याओं के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और जिस तरह से हमने संख्याओं के साथ विभिन्न संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग की थी गणित में, उसी तरह से हम बीज गणित में भी अक्षरों के साथ भी जो है ये संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं। बीजीय व्यंजक की समझ एक उदाहरण के द्वारा हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है एल आकार, अंग्रेजी वर्णमाला का एल आकार। इसे बनाने के लिए हमें दो तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये एक तिल है और दूसरी इसके पास यूं रख दें तो ये बन गया अंग्रेजी वर्णमाला का एल आकार। इसी तरह से हमें अगर चार जो है एल आकार बनाने हो, जैसे कि इस तरह से, तो हमें कुल तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी 8, और इन 8 तीलियों से हम 4 जो है एल बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें जो है 20 एल बनाने हो, यानी कि 20 टाइप के एल बनाने हो, इस तरह से संख्या में अगर 20 बनाने हो, जैसे ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इन सब में जो है तीलियों की संख्या जो यूज हो जाएगी उसे हम गिनते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ वी लर्न और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। संख्या जो यूज हो जाएगी उसे हम गिनते हैं। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, 2 28, 2 30, 2 32, 2 34, 2 36, 2 38, 2 40। तो इन 20 एल बनाने के लिए हमें तीलियों की आवश्यकता होगी। उसे हम इस तरह से गिन सकते हैं, जैसे 2 और 2 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40। लेकिन अगर हम इन्हें बीजीय व्यंजक का रूप दें, यानी कि इस तरह से, जैसे एक एल बनाने के लिए हमें 2 तीलियों की आवश्यकता होती है, तो जितने भी एल बनाने हो उसे हम तीलियों की संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। जैसे इस प्रकार अगर हमें n एल बनाने हैं तो तीलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 गुणा n। यहाँ पर जो है ये n जो है वो है चर,
यानी कि जितने हमें एल बनाने हैं वो तो हो जाएंगे एन का मान, और 2 जो है वो यहाँ पर अचर है, यानी कि 2 का मान परिवर्तित नहीं होगा, तो 2 यहाँ पर है अचर। तो इस तरह से ये 2n जो लिखा हुआ है ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। अब जैसे यहाँ पर एक चर जो है वो विभिन्न मान ग्रहण कर सकता है। चर का मान स्थिर या जैसे निश्चित कहें वो नहीं होता है, चर का मान स्थिर या निश्चित नहीं होता है। जैसे उदाहरण है, एक वर्ग की लंबाई का मान कुछ भी हो सकता है। वर्ग जो है वो कितना भी लंबा हो सकता है, तो वर्ग की लंबाई जो है वो एक चर है, यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर हम ये उदाहरण लें, जैसे त्रिभुज में कोणों की संख्या है वो निश्चित होती है। त्रिभुज में होते हैं 3 कोण, तो यह निश्चित है जो अपरिवर्तित हो, यानी कि जिसे परिवर्तित न किया जा सके वो कहलाता है अचर। तो त्रिभुज के कोणों की संख्या है 3, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा अचर। जबकि वर्ग की लंबाई का मान कुछ भी हो सकता है, तो वर्ग की लंबाई जो है वो हो जाएगी चर। तो चर को लिखने के लिए हम किसी भी अक्षर का, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर है, किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अक्षरों का प्रयोग किया है, जैसे N, M, K, P, X, Z, इनका प्रयोग कर सकते हैं चर को दर्शाने के लिए। हम संख्याओं की तरह चरों पर भी योग, घटाव, गुणा और भाग की संक्रिया कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये x जो है चर है, उसमें 3 जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चर के साथ जोड़ की संक्रिया, यहाँ के चर है उसके साथ 4 घटाया हुआ है उसमें, तो यहाँ चर के साथ घटाव की संक्रिया। यहाँ n चर है उसमें 2 का गुणा किया हुआ है, तो चर के साथ गुणा की संक्रिया। यहाँ m के साथ 5 का गुणा। यहाँ p चर है उसमें 3 का भाग दिया हुआ है, तो ये भाग की संक्रिया है। यहाँ गुणा और जोड़ दोनों, यानी कि पहले तो चर के साथ 2 का गुणा है और बाद में 3 जोड़ा गया है। और यहाँ पर x चर है उससे पहले 3 से गुणा किया है और बाद में 5 घटाया है। तो चरों और अचरों दोनों से मिलके बनते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 4xy, यहाँ 4 जो है वो है अचर, जबकि x और y ये दोनों हैं चर। तो चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ, -5pq, तो इसमें से p और q ये तो दोनों है चर, जबकि -5 है अचर। बीजीय व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं, या यूं कहें कि पदों को जोड़कर जो है बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। जैसे ये 2 पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो जिसमें इसमें से पहला पद जो है वो, इसमें से ये 2 चर है x और y, और ये गुणांक है इसका। जबकि इसमें बीजीय व्यंजक में अगर हम इसे यूँ कहें कि ये बीजीय व्यंजक कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ अचर है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x की घात 0। तो घातांक के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि 0 के अलावा किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। तो हम 7 को x गुणा x की घात 0 या 7x की घात 0 यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 7 ही होता है, क्योंकि x की घात 0 का मान 1, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान 7 ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो है बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो सिर्फ अचर यानी कि जिसमें चर नहीं हो, तो उसमें हम जैसे ये संख्या है 4, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। एक पद वाला व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो। तो जिसमें ये उदाहरण है 7xy, 2 चर है x और y, और 7 है इनका अचर। या यूं कहें कि एक पद ये, तो ये 7 इसका गुणांक भी कहलाता है। और इसमें
m तो है चर, -5 है अचर, इनमें 3 है अचर और z² यानी कि z का 2 बार गुणा है, z गुणा z, तो z और या z या यूं कहें z², ये है चर। 4 है अचर और इसमें अगर चर की बात करें तो चर हो जाएगा x⁻0। 2 पदों वाला व्यंजक, जैसे पहले पद में है x, यहाँ पर अचर का मान क्या होगा, तो इसे हम 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 को x से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी अचर का मान 1, तो ये दोनों पद हो गए, तो ये कहलाता है 2 पदों वाला द्विपद व्यंजक। द्विपद नाम से स्पष्ट है क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 2। m-5, इसमें भी 2 पद है, mn + 4m, तो इसमें से ये पहला पद m और n और ये है दूसरा पद, जबकि इसमें ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो जिस व्यंजक में 2 पद हो वह द्विपद व्यंजक कहलाता है। 3 पदों वाला त्रिपद व्यंजक, नाम से स्पष्ट है वह व्यंजक जिसमें 3 पद हो वह त्रिपद व्यंजक कहलाता है। जैसे यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। हमने ये जाना है बीजीय व्यंजक पदों को जोड़कर बनाया जाता है, तो ये देख सकते हैं। इसमें भी 3 पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें भी 3 पद हैं, 3x², 5x और ये 2। 5x नहीं, ये -5x। जैसे किन 3 पदों को जोड़कर ये व्यंजक बनाया गया है, तो पहला पद है 3x², दूसरा पद है -5x और तीसरा पद है 2। तो इन तीनों को जोड़कर ही यह त्रिपद व्यंजक बना है। पदों की संख्या बताइए। जैसे यह व्यंजक है, इसमें हमें पदों की संख्या बतानी है। AB पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इस व्यंजक में 4 पद हैं। अब इस व्यंजक का पता लगाते हैं, x + y + 5x। जैसे अगर इस व्यंजक की बात करें तो इसमें अचर है 1 x कह सकते हैं, क्योंकि 1 का x से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इसे हम 1 y भी कह सकते हैं। तो 1 x और 5 x, यहाँ पर ये दोनों जोड़ सकते हैं, तो 1 x और 5 x हो जाते हैं 6 x + 1 y कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 पदों का। तो ये जो है विशेषकर ध्यान रखें, इसमें 3 पद नहीं है, इसमें है 2 पद। तो ये जो है द्विपद व्यंजक है। पद का गुणांक ज्ञात करना। तो पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर पद है 5xy, तो इसमें जो है गुणांक क्या है, तो जैसे पद जो है ये 5xy, इसमें से इसकी बीजीय गुणनखंड तो है x और y, जबकि इसका संख्यात्मक गुणनखंड है 5। और ये जैसे उदाहरण है -7x² y², तो इसमें x² y² का गुणा, क्योंकि बीजीय व्यंजक है x² और y², जबकि -7 जो है वो इसका गुणांक है, तो इसमें जो है गुणांक हो जाएगा -7। एक और उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे कि mn², इसका गुणांक हो जाएगा 4, जबकि mn² ये जो है बीजीय गुणनखंड है, इसे इस तरह से m × n × n, तो इस तरह से ये है बीजीय गुणनखंड और ये है संख्यात्मक गुणनखंड। तो पद का संख्यात्मक गुणनखंड जो है वो उसका गुणांक कहलाता है। अब समान पद किसे कहते हैं? वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो, यानी कि अक्षरों का जो गुणनखंड हो वो एक जैसा हो, तो वो कहलाते हैं समान पद। जैसे यहाँ पर 4xy और
-3xy। तो यहाँ पर हम सिर्फ बीजीय गुणनखंड देखेंगे, संख्यात्मक गुणन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर संख्यात्मक गुणनखंड तो अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे -3 और ये है 4। तो संख्यात्मक गुणनखंड जहाँ अलग होते हैं उनको छोड़ देना है, यानी कि उनको नज़रअंदाज करना है, सिर्फ देखना है बीजीय गुणनखंड को। तो यहाँ बीजीय गुणनखंड दोनों में समान है, यहाँ भी x और y और यहाँ भी x और y। तो ये कहलाते हैं समान पद, यानी कि वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं। अब बात करते हैं असमान पद की। तो असमान पद वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो, दोनों में, चाहे वो समान पद हो चाहे असमान पद हो, इसमें संख्यात्मक गुणनखंड की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे पहले इसकी बात कर लें कि इसमें से जो है वो बीजीय गुणनखंड है x और y, जबकि इसमें से x ही है, y यहाँ पर नहीं है, तो ये हो गए असमान पद। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर -3 की जगह अगर 4 लिखूँ तो दोनों का संख्यात्मक गुणनखंड समान है, फिर भी ये असमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस पद का बीजीय गुणनखंड है वो सिर्फ x है, यहाँ पर y नहीं है। तो इसलिए जो है समान और असमान पदों की पहचान जो है बीजीय गुणनखंड के द्वारा की जाती है, संख्यात्मक गुणनखंड के द्वारा नहीं की जाती है।